Namaste everybody. Once again welcome to our classes. How are you? I hope you will be fine. All of you know that we are preparing our poem second, Dover Beach. और इस पोएम के अंदर हमने कुछ पोएम्स पढ़ ली कुछ पोएम पढ़ ली है. I think we have already read 20 lines from this poem. Okay, I think this poem will take 2 classes to be completed. So today's our class begins with the line, the sea of faith. Let's start. देखें, बहुत ही important lines हैं ये. Sea of faith. The sea of faith was once true at the full and the round earth shore. The sea of faith. All of you know that the Matthew Arnold was standing at the Dover beach and he was casting his look at the rise and fall of the waves. आप सब जानते हो कि मैथ्यू आर्नोल्ड डोवर बीच के वहां खड़ा है और समुद्र की ओर देख रहा है. ठीक है, पिछली कुछ पंक्तियों में हमने ये भी देखा कि वो किसी घर में है और अपने लव को, अपने विलव्ड को बुलाता है, कम टू द विंडो एड्रेस करते हुए. इसके बाद क्या है, पोएट कहता है कि द सी ऑफ फेथ वाज वंस एक बार, यानी कुछ समय पहले. द सी ऑफ फेथ, बहुत ही सारगर्भित लाइन है ये. सी ऑफ फेथ. देखो, दिस पोएम वाज रिटन इन द पीरियड व्हेन there is a decrease in the faith of God and in the faith in immortality or morality. People were losing their faith in Almighty. So to see that condition, the poet was much pained. That is the time when the people were constantly losing their faith in Almighty, and the effect of industry and selfishness were growing slowly. ये उस समय लिखी हुई पोएम है जब समय बदल रहा था और धर्म के प्रति, भगवान के प्रति लोगों का जो विश्वास था वो कम हो गया था और धीरे धीरे इंडस्ट्री बढ़ रही थी. लोगों का जो विश्वास था वो परमात्मा में, अपनी नैतिकता में कम होता जा रहा था. ठीक है, तो देखो, ये भले ही समुद्र के ऊपर लिखी हुई पोएम है, लेकिन इसका जो अर्थ है, हिडन जो मीनिंग है, वो बहुत ही शानदार है. देखें, द अर्थ द सी ऑफ फेथ, अर्थात जो भरोसे का समुद्र था, अर्थात जो परमात्मा में लोगों का भरोसा था, वाज वंस ट्रू एट द फुल, एक बार पूरी तरह से भरा हुआ था. जैसे एज द सी इज फुल विद द एब्स एंड वेव्स, जस्ट लाइक वंस अपॉन ए टाइम द वर्ल्ड वाज फुल विद द सी ऑफ रिलीजन, विद द फेथ ऑफ मॉरलिटी. तो
कवि इस चीज को देखता है कि जब वो समुद्र की उनको लहरों को देखता है, उनके आने को जाने को देखता है, तो जैसे एक बार उसमें ऐब आया तो वो भर गई, तो कभी उससे तुलना करता है अपने मस्तिष्क में कि भाई जिस प्रकार से आज ये समुद्र ऐब से भरा हुआ है, उसी प्रकार से कभी पूरी ये दुनिया थी, ये परमात्मा में भरोसे से भरी हुई थी। The sea of faith was once too at the full. जो दुनिया थी उसमें पूरी तरह नैतिकता थी और लोग भगवान में, ईश्वर में विश्वास करते थे। And round earth's shore lay like the folds of bright girdle furled. राउंड अर्थ शोर, और पूरे संसार, पूरी पृथ्वी के किनारे पूरी पृथ्वी लिपटी हुई थी, पूरी पृथ्वी युक्त थी, पूरी पृथ्वी के चारों ओर भगवान के प्रति आस्था थी। उसके जो किनारे हैं उसमें चारों ओर भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति विश्वास था, भरोसा था, नैतिकता थी। जिस प्रकार से तुलना कर रहा है, ले लाइक द फोल्ड्स ऑफ ब्राइट गर्डर फर्ल्ड, ले लाइक द फोल्ड्स, जिस प्रकार से गर्डल कहते हैं कमरबंद को, करधनी को, जिस प्रकार से एक सुंदर चमकीली जो गर्डल थी, कमरबंद था, वो तहों में, फोल्ड्स मींस परत, फोल्ड मींस रैप्ड, फोल्ड रैप्ड, फोल्ड्स लेयर, जिस प्रकार से एक सुंदर कर्दनी बहुत सारी परतों में लिपटी रहती है, जिस प्रकार से एक कर्दनी जो होती है, कमरबंद होता है, वो बहुत सारी परतों में लिपटे रहता है, उसी प्रकार से हमारी जो पृथ्वी थी वो चारों ओर से धर्म से लिपटी हुई थी। तो बहुत शानदार लाइन से ये, और इनके मीनिंग बहुत अच्छे हैं, ठीक है। बट नाउ I only hear it melancholy, but now, लेकिन अब वो समय जा चुका है। But now, लेकिन अब I only hear it melancholy, long withdrawing roar. देखो, now I hear melancholy, लेकिन अब मैं सिर्फ उदासी, दुख सुनता हूं, दुख की बातें सुनता हूं, उदासी से युक्त हूं। लॉन्ग विद द ड्रॉविंग रॉर, वापस जाती हुई लहरों के साथ, जो वापस जाती, रिट्रीटिंग, ड्रॉविंग रॉर रिट्रीटिंग, वापस जाती जो लहरें हैं। देखो, जीवन में लहरें आई, अप्स यानी खुशियां आई, कंपैरिजन देखिए, व्हाट ए वंडरफुल कंपैरिजन। लहरें अप हुई यानी कि हैप्पीनेस, and then fall, it's mean sorrows। उस समय बड़ी खुशी थी जब चारों ओर पूरी दुनिया में ईश्वर के प्रति लोगों का विश्वास था। each and every people has their faith in religion, in God, okay, but now I only hear melancholy, लेकिन अब मैं इसकी सिर्फ दुख की चीजें सुनता हूं। मेलंकली, उदासी, अब ये चीज उदासी पूर्ण है। कैसे हो रहा है उदास? देखो, कभी लॉन्ग विद द ड्रॉइंग रॉर रिट्रीटिंग, जो गर्जना है, जो धाराओं का ऐब है, उसके वापस आने से, वेव्स कम्स एंड struck to the shore and then retreats, धाराएं आती हैं, किनारे से टकराती हैं और रिट्रीट, लौट जाती। जब वो लौटती हैं, when the waves retreat, the heart of poet fills with the grief। जब जो धाराएं हैं समुद्र के किनारे से टकरा करके वापस लौटती हैं, तो वो कवि का जो मन है वो उदासी से भर जाता है। कवि का जो मन है उदासी से भर जाता है, अर्थात
पहले फेथ था ईश्वर के प्रति, अब वो फेथ वापस कम हो रहा है। तो उससे तुलना कर दी है कवि ने, उसी प्रकार से जैसे लहरें आती हैं लहरें जाती हैं वापस जब मेरा मन दुख से भरता है, उसी प्रकार से पहले ईश्वर के प्रति आस्था थी, अब वो आस्था जब धीरे धीरे कम हो रही है तो मेरा जो मन है वो उदासी से भरा हुआ है, उदास हो गया है। To the breath of the night wind drawn, the west edge is dearer. To the breath of the night wind, रात्रिकालीन जो हवा है उसका चलना, to the breath of the night wind down, the west edge is dearer, and napped shingle of world. देखिए, to the breath of the night wind down the west edges of the earth, विशाल जो इसके एजेस हैं, किनारे हैं, उन पर रात्रिकालीन हवा का चलना, उदासीपूर्ण हवा का चलना। ड्रेयर मीन्स उदासीपूर्ण, ड्रेयर मीन्स उदासीपूर्ण, भयानक या निर्जन। यू कैन से डिस्मल, ओके। To the breath of the night wind down the vast edges dearer, जो नाइट विंड है वो उदासीपूर्ण विशाल जो एजेस हैं, किनारे हैं, उनको छोड़ती है। एंड नेक्ड सिंगल ऑफ वर्ल्ड, और नग्न सिंगल्स का मतलब है यहाँ पेबल्स। देखो नेक्ड सिंगल का मतलब इसको पेबल, यू कैन से इट्स पेबल, लेकिन ये जो हमारे यहाँ गोल गोल पत्थर होते हैं जो नदी आदि के द्वारा छोड़ दिए जाते हैं, सालिग्राम कहते हैं हमारे यहाँ, तो खैर उनको, ये उनके बारे में कहा गया है। To the breath of the night wind down the vast edges dearer, उदासीपूर्ण विशाल किनारों को छोड़ते हुए मध्यकालीन रात्रिकालीन जो हवा है वो है। एंड नेक्ट द सिंगल ऑफ वर्ल्ड, और जो ये धाराएं हैं ये इस दुनिया में नग्न पत्थरों को छोड़ते हैं, यानी कि नग्न पत्थरों को छोड़ते हैं। इसका मतलब है कि अब जो लोग हैं उनके ऊपर से जो धर्म का, उनके ऊपर जो धर्म का आवरण था, जो चारों ओर से धर्म ने उन्हें पकड़ रखा था, जकड़ रखा था, धर्म से ये वो युक्त थे, अब वो धर्म जा चुका है और अब वो लोग कैसे हो गए हैं, एक पत्थर की तरह जड़ शून्य हो गए हैं। ओके, ये हमारा हिंदी मीनिंग है। अब देखो इसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्टैंडिंग at the Dover beach at the hour of evening, the poet Matthew Arnold cast a look at the sea, and he looks there rise and fall of the waves. With the rising of the waves, his heart filled with joy, but when the waves fall, they become the region of his melancholy. The poet says that when I see the rise of wave, my mind goes to the thought that once a time the whole world was wrapped with any kind of religion, and people had a great faith in the existence of God. They believed in religion, and their behavior was full of manners and morality. But now, with the growing of industry, with the growing of atheists, the faith in God is decreasing day by day. So, considering
the decrease in the faith, the poet's heart becomes sorrowful. He compares the surrounding of faith in God with the girdle. Just like a girdle is wrapped with many folds, the whole world, the whole earth was covered with the layer of the faith in God. The poet says that just like the waves come and go, come and struck with the shore of the sea and then retreat. There was a wave of religion in the world, and now it is the time of retreating. So the poet says that as the wind, night wind, makes the edges drear or dismal, and the returning waves left the pebbles at the shore of the world, the faith in God decreasing, and it is leaving the people on the earth just like a pebble. Okay, that is our today's explanation. आई थिंक समझ में आई होगी, हिंदी भी समझ में आई होगी और इंग्लिश भी समझ में आई होगी। एक दो बार सुनोगे तो समझ में आएगा। इस वजह से मैं बहुत स्लो बोलता हूँ जिससे कि शब्दों को सुना जा सके और उन्हें समझा जा सके। ओके, तो आप देखो, आई पर्सनली सजेस्ट यू दैट कि हिंदी को आप ज़्यादा ध्यान से सुनो ना सुनो, लेकिन इंग्लिश जो एक्सप्लेनेशन है उसे थोड़ा सुनने की कोशिश किया करो आप। ओके, हालांकि हम लिखाते हैं वो आप याद भी कर रहे होंगे और थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखो, अच्छा एक अंग्रेजी का अच्छा स्टूडेंट वही है जिसके लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग चारों जो स्किल्स हैं अंग्रेजी के उन पर थोड़ा कमांड हो। और एग्जाम पास करना ही अगर उद्देश्य है तो फिर ठीक बात नहीं है। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर यू शुड नो एंड यू शुड हैव द कमांड इन द all of four skills of English: listening, reading, writing, etc. ओके, तो इसको भी आप सुना करो। सुनने से थोड़ा क्या है, आप जो शब्द नए सुने हो उन्हें थोड़ा डिक्शनरी भी चेक किया करो। हम एक्सप्लेनेशन भी लिखाएंगे, या तो वही करनी है, ये लिसनिंग के लिए है। ज़रूरी है थोड़ा सा इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन को सुनना, और आप कोशिश भी करें खुद के दिमाग से। जरूरी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही एक्सप्लेनेशन आप भी सुने, उसी को दोहराने की कोशिश करें। आपको अगर मस्तिष्क में और बेहतर तरीके से चीज़ें आती हैं तो आप खुद अंग्रेजी में उससे एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, भले ही कुछ दिन तक वो गलत हो सही हो। इस चीज़ का तनाव बिल्कुल ना लें, क्योंकि शुरुआत तो गलतियों से ही होती है। सो स्टे होम, बी सेफ एंड कीप लर्निंग विद अस, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट कि take care of yourself and your relatives. Thanks a lot.